नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत चलाए जा रहा है इस विशेष कार्यक्रम जिसे हम दिशा निर्देशन के नाम से अभिहित करते हैं, इसमें आपका पुनः स्वागत है। पहली कक्षा में यानी इससे पहले जो हमने भाग पढ़ा था वह था शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण भाग 1, जिसमें पाठ योजना से संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की, जिनमें पद्य, गद्य, व्याकरण, रचना, पत्र लेखन, इन सभी से संबंधित हमने पाठ योजनाओं की जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम उसी के दूसरे भाग के अंतर्गत इकाई योजना, शिक्षण उपकरण, सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई योजना में हम पहले पूरे पाठ को अपने सामने रखते हैं। इकाई योजना से संबंधित हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें इकाई योजना का जो सामान्य अर्थ है तो वह ऐसा लगाया जाता है कि इकाई योजना में हम पहले पूरे पाठ को अपने सामने रखते हैं, बाद में उसका खंडशः विभाजन किया जाता है। पूरे पाठ को हम इकाई मानते हैं और जितने दिन उस पाठ को पढ़ाना है उतने उसके उपखंड हो जाएंगे। यानी सबसे पहले हम जिस पाठ को भी पढ़ाना होता है उस पाठ को हम सामने रखकर उसके खंड बनाते हैं, उसको अलग अलग विभागों में विभाजित करते हैं और पूरे पाठ को हम इकाई मानकर उसके जितने भी खंड किए जाते हैं उन सभी को हम उपखंड कहेंगे। इकाई योजना शिक्षा की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षण विधियों को तथा शिक्षण पद्धतियों को इस ढंग से गठित किया जाता है कि सीखने और सिखाने की परिस्थितियों को प्रभावी बनाया जा सके। तो इसमें इकाई योजना की जो मुख्य बातें बताई गई हैं वे हैं जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो विषय वस्तु है, शिक्षण विधियों को, विषय वस्तु को, साथ साथ शिक्षण प्रयुक्तियों को, शिक्षण पढ़ाते समय, पाठ पठन करते समय या फिर पाठन कराते समय कौन कौन प्रयुक्तियों को हम शिक्षण प्रयुक्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी से संबंधित एक निश्चित ढांचा वहाँ पर तैयार किया जाता है। उसी के अनुसार यहाँ पर पाठ योजना, इकाई योजना बनाई जाती है, जिसमें सिखाने की परिस्थितियों को और भी प्रभावी ढंग से हम छात्रों को सामने प्रेषित कर सकते हैं। क्योंकि केवल अब हम एक पाठ पढ़ाना है बच्चों के सामने जाकर, चलो आज हम धरती की आंखें यह पाठ पढ़ेंगे, ऐसे न करके पहले तो शिक्षक को चाहिए कि उस पाठ को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उस पाठ में कौन कौन सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें छात्रों को किस प्रकार से बताई जानी चाहिए, इसका वो पहले अध्ययन करें। फिर कई पाठ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें एक कक्षा में यानी एक ही पीरियड में पढ़ाना असंभव सा होता है। तो ऐसे समय में पूरे पाठ को कितने खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को छात्रों को अधिक बल देकर पढ़ानी चाहिए, इस प्रकार हम इकाई योजना बनाते हैं। इकाई यानी यूनिट, उसकी योजना बनाना, यूनिट प्लान, जिसे हम इकाई योजना के नाम से अभिहित करते हैं। तो प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए यह नितांत जरूरी है। इसके बिना हम लोग किसी भी पाठ को प्रभावी रूप से हम लोग नहीं पढ़ा सकते। तो ये जो इकाई गठन है उसके कौन कौन से आधार हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक पाठ है, जैसे हमने पद्य पाठ, गद्य पाठ, अलग अलग विधाओं के पाठ हमने देखे, पाठ योजनाएं देखे, उनमें हर्बर्ट की जो पंचपदी है उन सोपानों को लागू करने के साथ साथ उस विधा विशेष के बारे में छात्रों को समस्त जानकारी देना यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये जो इकाई हम बनाते हैं उस इकाई के गठन करने के कौन कौन से आधार हो सकते हैं, होते हैं, इसकी जानकारी एक शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके आधार कुछ इस प्रकार से हैं: गहन अध्ययन के पाठ, द्रुत वाचन के पाठ, विद्यार्थियों की भूलों के निराकरणार्थक यानी निराकरण करने के साथ साथ निराकरणार्थ पाठ, पाठ्य पुस्तक के पाठों से बाहर की इकाई। यानी एक इकाई को हम जब गठन करते हैं तब गहन अध्ययन बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ने के कौन कौन से पाठ हैं। द्रुत वाचन, द्रुत का अर्थ है जलद, फास्ट रीडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके अलग अलग पाठ होते हैं। विद्यार्थियों की भूलों के निराकरणार्थ, तो जो निवारण करना है, निराकरण करना है बच्चों के जो भूलें हैं
जो मिस्टेक्स हैं उसे फाइंड आउट करके जो हमें बतानी है, वैसे पाठ भी अलग अलग होते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठों से बाहर की इकाई, ये नॉन डिटेल्ड स्टडीज़ के बारे में आती है। मतलब हम इन इकाई गठनों को कैसे किया जाए, उसका आधार क्या हो। बच्चों को सखोल ज्ञान जिस पाठ के माध्यम से देने हैं उसके अलग पाठ होंगे, द्रुतवाचन के पाठ अलग होंगे। इन अलग अलग पाठों के माध्यम से जो है हम उसको ले सकते हैं। तो इस दूसरे भाग में शिक्षण उपकरणों का भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि देखिए मैं एक बार आपको बात बताना चाहता हूँ। गहन अध्ययन के जो पाठ हैं, उन गहन अध्ययन को पाठ पढ़ाते समय हमें यह बात ध्यान रखना है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे उस पाठ के अंतर्गत बताए जाने वाले हैं, उन बातों को छात्रों को प्रत्यक्षतः जो है हम अभिनय के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, या फिर किसी निबंध रचना के प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम उसको पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे निबंध प्रतियोगिता होती है, उसमें बालक के जो विषय के प्रति दिए जाने वाले या फिर एक विषय के प्रति जो विचार होते हैं, उन विचारों को वह कागज़ रूप में अभिव्यक्त करता है। इसलिए जब गहन अध्ययन से संबंधित पाठ होंगे, उसमें जो अच्छे पढ़ने वाले बालक हैं या फिर जो थोड़े से कम प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उन सभी को मिलाकर इस पाठ के बारे में हम जानकारी देनी चाहिए। द्रुतवाचन के पाठ, कक्ष में जब हम पाठ पढ़ाते हैं तब जलद गति से पढ़ाने वाले पाठ भी होते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, एक शैक्षिक वर्ष में पूरा करने के लिए, और फिर बीच बीच में जो अंतराल आते हैं, उन्हें सबको संभाल कर हमें कुछ पाठ जो है द्रुत गति से पढ़ाने के लिए भी दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई का जो मतलब वाचन की जो पद्धति है, उस वाचन की पद्धति में वो सुधार ला सके। एक एक छात्र बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन बहुत धीरे पढ़ते हैं। जब द्रुत गति से पढ़ने के लिए उनको कहते हैं तो वो शब्दों को गलत पढ़ लेते हैं। इसलिए ऐसी गलतियों को हम रेक्टिफाई करके, उनका निरीक्षण कर कर छात्रों को उन्हें निवारण करने की सूचनाएं देनी चाहिए। और विद्यार्थियों की जो भूलें हैं, वो सतत भूल और सीख जो साइकोलॉजी में सिद्धांत होता है, क्योंकि हम भूल के द्वारा भी कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि भूलना बुरी आदत है, लेकिन अधिक मात्रा में भूलना बुरी आदत है। इसलिए जो भूल के द्वारा हम सीखते हैं, या फिर छात्र जो हमेशा जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को दोबारा न करा देने के लिए हम जो है उनको इस तरह के पाठ जो है पढ़ाने हैं। फिर नॉन डिटेल की क्या बात है, यहाँ पर जो चौथा बिंदु है, पाठ्य पुस्तक के पाठों से बाहर की इकाई। मतलब छात्रों को जो निर्धारित पाठ्यक्रम में दी जाने वाले पाठ हैं, उनके अलावा छात्र थोड़ा सा अपने पढ़ाई को केवल अभ्यासनार्थ न होकर केवल मनोरंजनार्थ भी पढ़ें, मनोरंजन के लिए ही पढ़ें करके कुछ पाठ आजकल दिए जाने लगे हैं। जो नया पाठ्यक्रम है बनाया गया है, उसमें यह सुविधा है। मतलब हर एक इकाई में एक एक पाठ ऐसा है जिससे कोई प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे वार्षिक परीक्षा में या फिर निर्माणात्मक आकलन में, लेकिन वे जो है छात्रों को रीडिंग फॉर प्लेजर, मतलब केवल आनंद लेने के लिए पढ़ना है फिर आनंद लेना है, ऐसे भी पाठ की जो है आवश्यकता होती है। तो इन इकाई गठनों के आधार पर जो है हम इकाई को बनाना है। उसके पश्चात शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण उपकरणों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा अंतिम ध्येय क्या है, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, साथ साथ उसके ज्ञान को स्थायी रूप से वहाँ पर निर्दिष्ट करना। तो शिक्षण उपकरणों का इसमें क्या महत्व है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। शिक्षण उपकरण का आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इस शिक्षण में मौखिक शब्दों के बजाय प्रदर्शनात्मक वस्तुओं पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार बालक अपनी सुनने की इंद्रियों के साथ साथ देखने और स्पर्श करने की इंद्रियों का भी प्रयोग करता है। मतलब शिक्षण उपकरणों की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमें केवल मौखिक रूप से बच्चों को ज्ञान देना ही काफ़ी नहीं है। प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, तब की पद्धतियाँ अलग थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे हमारी पाठ्य योजनाओं में, हमारे पाठ्यक्रम में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। इसलिए शिक्षण उपकरणों का जो आधार है वे पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, साइंटिफिक होते हैं। तो इसमें केवल मौखिक शिक्षा के बजाय प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको देते हैं। प्रदर्शन कराना है बच्चों को। मतलब मान लीजिए एक पाठ पढ़ा रहे हैं,
और वो पाठ है सौर मंडल से संबंधित। अब हम सौर मंडल से संबंधित चाहे कितनी भी उनको जानकारी दें क्यों न दें, लेकिन जब तक उसका प्रारूप हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे तब तक वे बातें वो ठीक से अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकता। इसलिए एक प्रारूप हो या फिर उससे संबंधित कोई चित्रफित हो, जिसे हम वीडियो कह सकते हैं, चित्रफित के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य स्थल पर जाकर उसे रूबरू दिखाया जाए, तो ऐसे करने से जो है उस पाठ का जो अध्ययन है वह पूर्ण रूप से सफल बन पाएगा। इसलिए प्रदर्शनात्मक वस्तुओं पर शिक्षण उपकरणों का महत्व दिया जाता है। इस प्रकार इससे होगा क्या कि बालक जो है, जो हम बातें बता रहे हैं उससे संबंधित जो सुनने की आदत है, जो बताने वाली बातों को जो सुन रहा है, तो सुनने की इंद्रियों के साथ साथ जो प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं, देखने और संभव हो तो उसे छू कर स्पर्श करने की इंद्रियों का भी उसमें विकास होता है और उसमें प्रयोग होता है। मतलब शिक्षण उपकरण किस पर आधारित है, यह एक प्रश्न बन सकता है। जो शिक्षण उपकरण जो है पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पर आधारित होते हैं। इसमें देखने, सुनने और स्पर्श करने, ऐसे तीनों विभागों का या फिर इन तीनों इंद्रियों का हमारे यहाँ पर विकास कर सकते हैं शिक्षण माध्यम से। तो उससे क्या होगा कि फलतः उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना न केवल सुगम हो जाएगा या जाता है, वरन उसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी रूप धारण कर लेता है। हम सदैव कहते हैं कि मतलब छोटे बच्चे किसी गीत को या किसी सिनेमा को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, क्योंकि वही जो है पाठ यदि हम पढ़ाते हैं कक्षा में केवल मौखिक रूप से, तो बच्चे जल्द ही नीरस हो जाते हैं और उसे सुनना या फिर पढ़ना पसंद नहीं करते। क्योंकि छात्रों का जो ध्यान होता है वह देखने, सुनने और करके देखने से या फिर छू कर देखने से जो है उसके ज्ञान को स्थायी रूप से वो अपने मस्तिष्क में धर लेता है। इसलिए ये जो शिक्षण उपकरण है अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो शिक्षण उपकरण जो है उसके कई प्रकार हैं। श्रव्य दृश्य शिक्षण के महत्व पर ये जो श्रव्य दृश्य आगे आएगी ये बात कि मतलब श्रव्य क्या है और दृश्य क्या है, उसके उपकरण क्या है। तो इस शिक्षण उपकरणों पर यानी श्रव्य दृश्य शिक्षण उपकरणों पर प्रकाश डालते हुए मिकेल्स्की करके एक शिक्षाविद थे, मिकेल्स्की ने लिखा है, श्रव्य दृश्य शिक्षण शाब्दिकता का प्रतिकार है। सीखने वालों के देखे गए अनुभवों को सुने गए अनुभवों से संबंधित करने अध्यापक शिक्षण को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। मतलब यह शाब्दिकता यानी मौखिकता पर प्रहार करता है, मौखिकता का यह प्रतिकार करता है और सीखने वालों को यानी दिखाए गए भावों पर उनसे संबंधित जो अनुभव है वे अनुभवों को अध्यापक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यानी श्रव्य दृश्य साधनों से हम जो बातें केवल मौखिक रूप से बताई जा रही है उसे विस्मरित न करके स्थायी रूप से छात्र के मस्तिष्क में उसके भावी जीवन के उपयोग के लिए हम उसको रखते हैं और यह श्रव्य दृश्य माध्यम से संभव हो सकता है। शिक्षा प्रणाली के जो तथ्य होते हैं यानी शिक्षा प्रणाली को रोचक, आकर्षक, प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शिक्षण उपकरणों में तो यही तो आते हैं कि शिक्षा प्रणाली रोचक भी बनाना है, आकर्षक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, जिनसे छात्र में प्रगतिशील विचारों का प्रवाह हो। अतः वे कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं जो साधन हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, तो वे हैं स्कूल, कक्षा, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यपुस्तकें, पुस्तकालय, सहायक पाठ्यपुस्तक, क्रियाएं आदि सभी शिक्षा के साधन हैं। मतलब एक कक्षा में पाठ पढ़ाते समय उस पाठ की रोचकता को, उसकी आकर्षकता को, उस पाठ के प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिन साधनों का, शिक्षा साधनों का इस्तेमाल करते हैं वे कक्ष भी है, पाठशाला भी है, पाठ्यपुस्तक भी है, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यपुस्तकें, सहायक शिक्षण पाठ्यपुस्तक क्रियाएं, ये सभी उसमें निहित होते हैं। क्योंकि इन सभी को आधार मानकर
हम इसे अच्छे रूप से बना सकते हैं। तो शिक्षण उपकरण में अगला जो बिंदु है वह है श्रव्य दृश्य साधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य साधन निम्न प्रकार के हैं। श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना। तो इसमें चार्ट, नक्शे, मॉडल चित्र, रेडियो, चलचित्र, रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, तो ये सब जो है शिक्षण साधन है जो छात्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने में हमारे सहायता करती है। क्योंकि इनके बिना जो है जो कक्षा में चलाए जाने वाला जो अध्यापन है वह नीरस उत्पन्न होगा। जैसे पहले कहा गया है कि जिन बातों को छात्र देखकर, छूकर या स्पर्श करके, अनुभव करके सीखते हैं, वे बातें उनके मस्तिष्क में स्थायी रूप से रह जाती हैं। और जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वे कुछ समय के बाद या कालांतर में उन बातों को छात्र भूल जा सकता है। तो न भूलने के कारण या फिर न भूलें ऐसी जो बातें हैं उसे स्थायी रूप से रखने के लिए शिक्षण उपकरणों का बहुत महत्व है, जिनमें चार्ट्स, नक्शे, मॉडल चित्र, रेडियो, चलचित्र, ये सभी जो बातें हैं उसमें आ जाते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण की परिभाषा, तो ये हो गई भूमिका। श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है, शिक्षण साधन क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनसे लाभ क्या है, इनकी महत्वता, इनका महत्व क्या है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। तो अभी जो है श्रव्य दृश्य साधनों की परिभाषा देखते हैं। तो इसमें क्रो व क्रो एक शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार एक परिभाषा दी गई है। श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंध के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। क्रो व क्रो के अनुसार दिया गया कथन क्या है? श्रव्य दृश्य उपकरण सिखाने वालों को या सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंध के नियोजित अनुभवों को लाभ उठाने का अवसर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को देकर उक्त परिभाषा या श्रव्य दृश्य की यह परिभाषा किस महान शिक्षाविद ने दी? क्रो व क्रो, भाटिया एवं भाटिया, प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ या पांड्या शर्मा। ऐसे कई उदाहरण के रूप में आपको दिए जा सकते हैं जिनका उपयोग कर आप एक अच्छे आंसर की परिकल्पना कर सकें। क्योंकि ये पढ़ते समय कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, इनका अवलोकन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि यह पढ़ना। तो श्रव्य दृश्य साधन के प्रकार कितने हैं? मेनली ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। श्रव्य दृश्य जो साधन है वे 3 प्रकार के हैं। उसमें पहला है श्रव्य उपकरण। श्रव्य उपकरण यानी जो हम सुनते हैं। उसमें देखिए, माफ़ कीजिए, दृश्य उपकरण में जिनको हम देख सकते हैं वे हैं श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, मैजिक लैंटर्न, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, संग्रहालय, ग्राफ, नक्शे, चार्ट, रेखाचित्र, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं, पोस्टर आदि। तो इन सब में जो श्यामपट है, लगभग श्यामपट का प्रयोग हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्लैक बोर्ड मिशन करके एक ये भी चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके एक योजना भी चलाई गई थी, जिसके तहत हर कक्ष में, हर पाठशाला में श्यामपट की व्यवस्था की जाए। तो श्यामपट पर हम कठिन शब्दों को हों या फिर मुख्य बातों को, कवि, रचनाकार, इनके जन्म तिथियों को, उनके विशेष साहित्य को भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। इससे ऐसा करने से छात्र हमारी कापियों में लिखते समय उसे देखकर वह ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। साथ साथ बुलेटिन बोर्ड यानी जो समाचार नए नए आते हैं, चाहे वो समाज से संबंधित हो, हमारी पाठशालाओं से संबंधित हो, तो उन सभी को बुलेटिन बोर्ड में लगा दिया जाता है। ऐसा करने से जो है छात्र उन बुलेटिन बोर्डों में दिए गए जानकारी को पढ़कर
समझने की कोशिश करता है। उसके पश्चात मैजिक लैंटर्न्स, स्लाइड्स के माध्यम से भी हम ऐसे कई बातों को छात्रों तक पहुंचा सकते हैं जो कक्ष में हम किसी कारणवश नहीं बता पाए थे। उसके पश्चात फिल्म स्ट्रिप्स, ऐसे आजकल ऐसे कई विधानों पर बात किया जा रहा है जिनमें श्रव्य दृश्य से संबंधित सभी बातों को पाठ्यक्रम में निहित किया जाए, उनमें प्रवेश किया जाए। मान लीजिए एक पाठ पढ़ाना है और वह पाठ है नदियों के संबंध में। नदियों से संबंध में हम कई प्रकार की कहानियाँ बता सकते हैं, कई प्रकार की वस्तुओं को हम दिखा भी सकते हैं, चाहे वो वर्तमान पत्र की हों या फिर इंटरनेट के माध्यम से हो। लेकिन जब हम उस स्थल का दर्शन छात्रों को कराते हैं जहाँ पर नदी का प्रवाह चल रहा है, ऐसे स्थानों को देखकर छात्र उस बात को स्थायी रूप से अपने मन में रख सकता है। उसके साथ फिर से विस्मृत होने की बात नहीं आती, क्योंकि उसमें जो बातें सीखता है वह स्थायी रह जाती हैं। प्रोजेक्टर्स के माध्यम से भी हम छात्रों को पाठ अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। संग्रहालय हो सकते हैं। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। प्राचीनता की शिक्षा देते समय हम छात्रों को नई नई बातों की ओर ध्यानाकृष्ट कराने के लिए, इतिहास से संबंधित बातों को बताने के लिए संग्रहालय को भेंट करा सकते हैं। उसके साथ चार्ट, नक्शे, ग्राफ, रेखाचित्र, मॉडल इत्यादि। क्योंकि जैसे हमने कहा, मान लीजिए 4 मीनार कविता पाठ पढ़ाना है 7वीं कक्षा का, हम सुर ताल लय में इसकी सस्वर वाचन के साथ साथ परिभाषित भी इसको किया। लेकिन यदि आप उसके हूबहू मॉडल को, क्योंकि बच्चे जो है हमने पढ़ा दिया कि 4 मीनार यानी 4 मीनार होते हैं, इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, यह हैदराबाद में से, ऐसी कई बातें बताने के पश्चात भी छात्र जो है जब तक उसका मॉडल नहीं देखेंगे, वास्तविक वस्तुएं जब तक उसे नहीं देखेंगे, तब तक उनके मन में एक छोटी सी संदेह सी बनी रहती है। अतः शिक्षक का काम यह है कि एक प्रतिकृति लाकर छात्रों के सामने रखने से जो है, या फिर उनको बताने से जो है, छात्र उस बात को हमेशा के लिए याद रह सकता है, उसको याद रख सकता है वो। अतः इन सभी दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो है 3 अलग अलग भागों में विभाजित करके बताया गया था। यह पहला, मतलब श्रव्य दृश्य साधन 3 प्रकार के होते हैं। उसमें दृश्य उपकरण जो हम आंखों से देख सकते हैं। दूसरा जो उपकरण है वह है श्रव्य उपकरण। श्रव्य मतलब श्रवण करना, सुनना, जैसे हमने पहले पाठ में पढ़ा था। श्रव्य उपकरण जो है ग्रामोफोन, रेडियो, फोनोग्राम, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। फोनोग्राफ भी एक प्रकार का शिक्षण उपग्रह है, शिक्षण प्रकार है, उपकरण है, जो लगभग ग्रामोफोन और रेडियो की तरह ही होता है। लिंग्वाफोन मतलब लैंग्वेजेस को बताने वाले अलग अलग फोन्स। टेप रिकॉर्डर, आजकल इन सब की जो व्यवस्था है न के बराबर है, क्योंकि आधुनिक समाज ने साइंस में या विज्ञान में प्रगति करके इतने सारे सुविधाओं को मनुष्य को दिए हैं कि वो अपने उन सभी उपकरणों का इस्तेमाल आसानी से कर सक रहा है। प्राचीन पद्धतियों का नहीं, बल्कि नए पद्धतियों का। अब यदि हम देखेंगे किसी भी कक्ष में लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, इन सभी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्राचीन पद्धतियाँ हो चुकी हैं। उनके संबंध में जो नए और लेटेस्ट जो विषय आए हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसमें श्रव्य दृश्य उपकरण के 3 प्रकार में तीसरा है श्रव्य दृश्य उपकरण। देखिए, श्रव्य उपकरण अलग है जिनका केवल हम आवाज़ सुन सकते हैं, दृश्य उपकरण अलग है जिनको केवल हम सुन सकते हैं, और तीसरी जो बात यहाँ पर बताई जा रही है श्रव्य दृश्य उपकरण यानी चलचित्र, टेलीविज़न आदि, मतलब जिन्हें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ऐसे बातों को जो है, ऐसे संबंधों को श्रव्य दृश्य उपकरण करके हम लोग परिभाषित करते हैं। उसके पश्चात है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग करके हम इसको संबोधित करते हैं। शिक्षक जब विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं तो वे विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। माने
जब विद्यार्थी को दिशा निर्देश हम दे रहे होते हैं तो कई प्रकार के तरीकों का हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। कभी कभी शिक्षक विद्यार्थियों को भाषण देते हैं और कभी कभी वे अपने विद्यार्थियों को किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कभी कभी, क्योंकि ये अनेक जो प्रयोग है, जो अनेक अनेक भी जो विभिन्न प्रयोग हैं, वे कुछ ऐसे ही हैं। कभी भाषण पद्धति का हम अवलंबन करते हैं, तो कभी छात्रों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी हम लोग देते हैं। तो ऐसे कई अनगिनत जो शिक्षण के जो प्रकार हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, वे इसमें आ जाते हैं, जो विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर सिद्ध होता है। सूक्ष्म शिक्षण को नियंत्रित अभ्यास की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे किसी निश्चित शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास कराना संभव होता है। मतलब कम से कम अवधि में, बहुत कम अवधि में हम अधिक से अधिक कैसे पढ़ा सकते हैं, छात्रों का कैसा अभ्यास संभव करा सकते हैं, इस पर वे चर्चा करते हैं। टीचर शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का एक नया आविष्कार है। यह एक अवसर प्रदान करता है जिससे एक समय पर ही कौशल को चुना जा सकता है और एक नियोजित तरीके से भी हम जो है उसको अभ्यास करा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक सुनियोजित शिक्षण है। सुनियोजित शिक्षण किसे कहते हैं? यह एक प्रयोग, यह एक प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण एक सुनियोजित, क्या बोलते हैं उसको, नियोजित, उसका अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड एक पद्धति है, जिसमें हम एक माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण को, उसके माध्यम से हम इसमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बिना सूक्ष्म शिक्षण के, मतलब बारीकी से किया गया वह शिक्षण जो है, आप ठीक से छात्रों तक न पहुंचा पाने वाली बातों को भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इसमें पूरे कक्षा को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, छात्रों की संख्या को फिर से डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे थोड़ी सी कठिनाई तो होगी ही, लेकिन जो न समझने आने वाली जो बातें हैं, उन बातों को आप छात्रों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये होता कैसे है? सूक्ष्म शिक्षण करने की विधियां क्या है, उसको कैसे करते हैं? शिक्षा के आकार को 5-10 लोगों में समीक्षित करना। मतलब शिक्षा जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को कराते समय हम कक्षा के आकार को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस कक्षा के आकार को हम 5 से 10 लोगों में सीमित कर देते हैं। फिर समय सीमा को 36 मिनट तक कम करना। इसमें एक एक जो समय है कक्षा का, वह साधारण दिनों में कुछ और हो सकता हो, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के समय उसकी जो अवधि है वह मात्र 36 मिनट तक करनी होती है। पाठ के आकार को हम कम करना, माफ़ कीजिए, पाठ का जो आकार है, बहुत लेंदी पाठ एक एक होते हैं। ऐसे पाठों की निरीक्षण करके, ऐसे पाठों को हम समझकर उसके आकार को कम कर देना, और यह संभव है क्योंकि एक पाठ को, जैसे हमने कहा इकाई योजना में देखा, एक पाठ को हम कितने विभागों में पढ़ा सकते हैं, कितने भागों में विभाजित करके हम उसको पढ़ा सकते हैं। इसलिए उन पाठ के भागों को कम आकार में लगा सकते हैं, और साथ साथ शिक्षण कौशल को कम करना। यह थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि कौशल जो है वो हम पढ़ते समय या लिखते समय ही उसको ध्यान में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। सूक्ष्म शिक्षण टीचर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक नवीनतम आविष्कार है, जो कि टीचर के व्यवहार को निश्चित उद्देश्यों के अनुसार ढालने में सहायक होता है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण टीचर शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक नवीनतम आविष्कार, जो टीचर के लिए व्यवहार को निश्चित करने के उद्देश्यों के अनुसार ढालने में सहायक होता है। ऐसे सूक्ष्म शिक्षण का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है।
क्योंकि जो द्रुत पाठ के लिए भी किया जाता है वो भी अलग है, या सूक्ष्म शिक्षण के किए उसके लिए किया जाने वाला भी बात अलग है। तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्या उद्देश्य है भी या नहीं? एक अध्यापक प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक अध्यापक सीखने और नए भाषण कौशलों को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने का प्रयास, उसके योग्य बनाना। फिर एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना, एक टीचर प्रशिक्षक को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। मतलब आप एक अध्यापक हो, प्रशिक्षण करने वाले अध्यापक हो, तो शिक्षण में आप ऐसा मतलब उपयोग, शिक्षण का एक ऐसा विश्वास पैदा करना है उसके मन में कि जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ बन जाए। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इसका एक और उद्देश्य है शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना। शिक्षार्थी जो है हमारे ज्ञान की बातों को जानने के लिए, अपने ज्ञान को सभी लोगों को बांटने के लिए वो एक बड़ा नागरिक अपने उद्देश्यों को लेकर चलता है। तो विद्यार्थियों में नए कौशल का विकास करना इसलिए अच्छा होगा कि सूक्ष्म शिक्षण सामान्य ज्ञान के परिणामों और फीडबैक के मानकों को विस्तारित करता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण का एक और उद्देश्य क्या है कि वह सामान्य ज्ञान के परिणामों और फीडबैक के मानकों को विस्तारित करता है। तो जो परिणाम ज्ञान के कारण हुए हैं उन परिणामों के फीडबैक देकर और साथ साथ मानकों को विस्तारित करता है। ऐसा नहीं कि मतलब राजा के लिए दिया गया वह अनाज हो या फिर सोना हो या जो भी हो वह उनके सेवक लेकर चले जाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन सभी का इस्तेमाल करके मानकों को विस्तारित करना भी एक उद्देश्य है। एक संक्षिप्त सूक्ष्म पाठ को पढ़ाने के तुरंत बाद प्रशिक्षु अपने प्रदर्शन की आलोचना में जुट जाता है। जिसे पहले किसी कारणवश हम लोगों ने नकार दिया था, उसे एक संक्षिप्त पाठ को पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद अपने प्रशिक्षक को उस पढ़ाए हुए छात्र की प्रदर्शन की आलोचना में भेज देते हैं और वह जुट जाता है। उसके पश्चात इसकी समय सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कि यह जो प्रणाली है, यह प्रणाली को अवलंबन करने के लिए सबसे पहले शिक्षक को उससे संबंधित पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है। समय सीमा के प्रति यदि अनुभव उसको नहीं है तो एक एक पाठ जो है वह कई सारे घंटों में पढ़ा पाएगा। ऐसा न हो इसलिए समय सीमा का भी ध्यान रखना है। शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां और पर्याप्त सुविधाएं बनाने के लिए बातें ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब शिक्षण कौशल के अभ्यास के अनुसार यह उपलब्धि, ये जो उपयुक्त जो परिस्थितियां हैं और पर्याप्त जो सुविधाएं बनाने के लिए जो बातें बताई जाती हैं उनकी रक्षा भी या फिर उनको रखरखाव किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने के अनुसार जो कि NCERT द्वारा विकसित किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। मतलब हमारे जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, शैक्षिक अनुसंधान केंद्र जिसे हम NCERT कहते हैं, उन्होंने ऐसे कई नमूने बनाए हैं जो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने से मेल खाते हैं और उसको एक सुदृढ़ बनाने में कारगर होते हैं। तो जो समय सीमा है वो देखिए, पढ़ाने के लिए यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण में 6 मिनट का योगदान दिया गया है और उसका जो फीडबैक है, मान लीजिए वो पाठ पढ़ा है, छात्र ने पढ़ने के पास कितना तक समझ में आया है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, इन सब का जो है बालक नहीं पूछते हैं। कुछ बच्चे ही ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पूछ रहे हैं ऐसे छात्र भी हमारे ही कक्षा के छात्र हैं। इसलिए यहाँ पर पढ़ने के 6 मिनट दिए जा रहे हैं, फीडबैक के लिए 6 मिनट दिए जा रहे हैं, फिर पुनर्योजना के लिए 12 मिनट
पुनर्शिक्षण के लिए 6 मिनट, पुनर्फीडबैक के लिए 6 मिनट, ऐसे कुल मिलाकर 36 मिनट का यह कार्यक्रम चलता है, जिसमें पढ़ना और नई नई बातों की नई नई विधाओं के अनुसार जानकारी प्राप्त करना, यह जो है समय सीमा की कुछ बातें हैं, जिसमें लगभग 36 मिनट का ही कक्षा दिया जाता है, जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण है उसे कैसे लागू करना है, उसका क्रियान्वयन कैसे करना है, उसके लिए कुछ चक्र दिए गए हैं, मतलब एक चेन सिस्टम होती है उसकी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल 6 चरण। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण वे कौन कौन से हैं। तो जितना संभव हो सके उतने इन ऐसे चीज़ों को आप याद रखिएगा जो आपको कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, जो आपको गुमराह कर सकते हैं। तो यहाँ पर वे 6 चरण क्या है देखते हैं। योजना, पाठन, फीडबैक, पुनर्योजना, पुनश्चीकरण और उसके अंतिम है पुनर्फीडबैक। यानी 6 हो गए, पाठ योजना, पाठक, फीडबैक, पुनर्योजना या पुनर्शिक्षण या पुनर्शिक्षण और पुनर्फीडबैक। अभ्यास सत्र के उद्देश्य की ज़रूरतों के अनुसार भिन्नताएं हो सकती हैं। मतलब अभ्यास सत्र के दौरान जो कक्ष की जो बातें हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, भिन्नताओं में भी वो एक सी बनी रहती है। वैसे तो भारत की यह विशेषता ही है कि मतलब भारत में अनेकता में एकता के दर्शन खोजे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि अभ्यास सत्र के उद्देश्य की ज़रूरतों के अनुसार विभिन्नताएं हो, क्योंकि अभ्यास सत्र में जो उद्देश्य हम बताना चाहते हैं उनके अनुसार यदि पाठ्यक्रम या फिर पाठ योजनाएं यदि नहीं हैं तो वहाँ पर यह कार्यक्रम जो है निरस्त हो सकता है। इसलिए कक्ष में दिया जाने वाला पठन पाठन का जो कार्य है वह इन 6 चरणों के माध्यम से ही संभव हो सकता है, जो पाठ योजना, पठन, फीडबैक, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण और पुनः फीडबैक। मतलब देखिए, एक बार आपने पाठ पढ़ा दिया, ठीक से योजना बनाकर पढ़ा दिया, छात्रों से या फिर किसी और से पूछा कि इसमें कौन कौन सी आपको दिक्कतें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें ध्यान में रखकर अध्यापक उसका पुनः आयोजन करता है, जिसे पुनर्योजना करके यहाँ पर संबोधित किया गया है। फिर वही सिलसिला जब तक कि पुनर्योजना पॉइंट तक ना आए। यदि फिर से कोई गलतियाँ होती हो तो वहाँ पर बताया जाता, फिर उसमें सुधार लाए जाते, फिर उसको जो है रखा जाता। उसके पश्चात फीडबैक भी देना होता है कि हमने जो बातें अमल में लाई, हमने जो बदलाव किया, उस बदलाव का आप लोग कैसे उस बदलाव को आप कैसे देख रहे हो, सकारात्मक या नकारात्मक। तो यहाँ पर पुनर्योजना का अर्थ हम लगा सकते हैं पुनः जो है सभी चीज़ों को एक साथ लगाने की चेष्टा करना। पुनर्शिक्षण, जो पिछड़े छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए हमेशा पीछे रहते हैं, उनके लिए पुनर्शिक्षण की ज़रूरत है। आज हम देश में ऐसे कई लोग देखते हैं जिनके बच्चे जो है ठीक से पाठशाला नहीं जा सकते हैं, और इसका कारण यह हो सकता है कि हम वहाँ पर छात्रों को पुनर्शिक्षण नहीं दे रहे हैं। यदि एक लड़का आपको कुछ पूछता भी है कक्ष में, लेकिन वो हमसे छोटा होने के कारण और हमसे कक्षों में या फिर पढ़ाई में भी कम उम्र का होने के कारण हम उनकी बातों को ठीक से ध्यान नहीं देते। वरन अभ्यास सत्र के उद्देश्यों की ज़रूरतों को अभ्यास करने चाहिए। हमें न केवल खान पान की बातों पर, बल्कि उसमें जो अभ्यास सत्र के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें पुनर्फीडबैक भी उतना ही आवश्यक है पुनर्शिक्षण के साथ साथ। क्योंकि जो रिमीडियल क्लासेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिमीडियल क्लासेस में यह देखा जाता है कि जो छात्र कम प्रतिभाशाली होते हैं वे छात्र प्रतिभाशाली बच्चों की तुलना में थोड़े से कम पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे छात्रों को रिमीडियल क्लासेस के माध्यम से
उनको भी उन आगे जाने वाले बच्चों के साथ लाकर उनको रखना चाहिए। और साथ साथ पुनः फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्या यह अमल में लाया जाने वाला पद्धति आपको उचित लग रही है, या फिर इसमें कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं? तो ऐसे सुझाव माइक्रो टीचिंग के दौरान जो है हम बच्चों को या फिर उनके अभिभावकों को बुलाकर ला सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, यहाँ विद्यार्थी शिक्षक एक साथ विभिन्न कौशलों को एकीकृत करते हैं। एक कृत्रिम परिस्थिति में यह एक वास्तविक कक्षा में पढ़ाता है और सभी कौशलों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी का एक साथ जो संबंध है वह कौशलों पर या कौशलों की एकीकृत करने के लिए मदद करती हो। तो एक कृत्रिम परिस्थिति में यह एक वास्तविक कक्षा में पढ़ाना या पढ़ाता है और सभी कौशलों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। कौशल यानी आप में जो वाचन कौशल है, लेखन का कौशल है, उन सभी कौशलों को एकीकृत करना, एक माला में पिरोना, यह जो है माइक्रो टीचिंग का काम करता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य, ये सब हमने देखे। उससे कुछ लाभ हैं क्या? क्योंकि हम कक्षा में किया जाने वाला कार्य किसी भी हालत में या फिर किसी भी प्रकार से वह खेल की वस्तु न बने, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म शिक्षण के जो लाभ में हम देखते हैं तो ये एक नया आविष्कार माना जाता है, क्योंकि बालक जो पढ़ते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर हम सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उन्हें पुनः पाठ जो पढ़ाने लायक हैं, जो कक्षा से बाहर की जो पाठ हैं, उनको जो पढ़ने की जो आदतें हैं या फिर पढ़ने की जो पद्धतियां हैं, उन सबको यहाँ पर अवलंबित करना चाहिए। और यह एक आविष्कार है जिसमें सीखने और तकनीक के प्रयोग के सिद्धांतों का मूल आधार है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? जिसमें सीखने और तकनीक के प्रयोग के सिद्धांतों का मूल आधार है। तो इस मूल आधार के कारण या फिर इस मूल आधार को और इस चक्र को ध्यान में रखते हुए हम आगे की पढ़ाई करते हैं, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण करने के लाभ इस प्रकार से हैं। क्योंकि ये जो लाभ हम बताए जा रहे हैं उनमें इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, उन विभिन्न प्रकारों को हम देखते समय यह कह सकते हैं कि इनके कुछ बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि बिना सूक्ष्म शिक्षण के हम लोग इसे पूर्ण रूप से नहीं बता सकते। तो इसके कुछ लाभ इस प्रकार से हैं। यह एक शिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण, अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। यह शिक्षण को सुगम्य कराता है, जिससे नवागंतुकों के लिए आसानी होती है। यानी यह एक जो प्रशिक्षण है, वह प्रशिक्षण एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? वह एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे कई लाभ हैं, जिससे शिक्षण, अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं, जिससे और अच्छे और प्रभावी छात्र या फिर शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। और साथ साथ यह शिक्षण को सुगम्य करता है, जिससे नवागंतुकों के लिए आसानी होती है। तो शिक्षण को सुगम्य करना, जो कठिन ऐसी बातें हैं, ऐसी कठिन बातों को हम सामने लेकर जो है उसको आसान बनाना, कठिन कार्य को आसान और सरल रूप से उसको बताना, हमारे इस सूक्ष्म शिक्षण के पाठ का लाभ होता है। शिक्षकों में विश्वास की भावना पैदा करना भी सूक्ष्म शिक्षण का एक लाभ है। मतलब कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाने जाते हैं तब उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए, विश्वास की भावना उनमें उत्पन्न होनी चाहिए। बिना विश्वास के, मतलब जब तक हम आत्मविश्वास नहीं होता कि हाँ मैं ये पाठ ठीक से पढ़ा पाऊँगा, ठीक से बच्चों को यह बता पाऊँगा, तब तक वह कक्षा जो है कोई ये मायने नहीं रखती। इसलिए शिक्षकों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण रखा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्षा में या कृत्रिम कक्षा में किया जा सकता है। या तो आप उसे आर्टिफिशियल रूप से भी कर सकते हैं या फिर हमारी चालू कक्षा में भी उसको अपना सकते हैं। यह विशेष कार्यों की सफलता के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे निर्देशात्मक कौशल, पाठ्य सामग्री और शिक्षण तकनीक।
इसमें एक विशेष प्रकार की सफल कक्षाएं यहाँ पर हम आयोजित कर सकते हैं, जिनमें प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे दिशा निर्देशन कौशल या पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित शिक्षण तकनीक। इन सभी के लिए भी जो है सूक्ष्म शिक्षण के लाभ होते हैं। इसमें अधिक नियंत्रण और नियंत्रण शिक्षण अभ्यास शामिल होता है। क्षमता के अनुसार यह प्रशिक्षु को प्रशिक्षण कौशल के विकास करने में मदद करता है। यह एक प्रभावी फीडबैक उपकरण है जिससे शिक्षण के व्यवहार को बदला जा सकता है। भारत स्वतंत्रता से पहले होने से पहले और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था में आमूल बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए तब से लेकर आज तक कोशिशें जारी हैं। तो इन सब में फीडबैक उपकरण है जिससे शिक्षक के द्वारा व्यवहार को बदला जा सकता है, क्योंकि कक्ष में शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से चल रहा है, वह छात्रों से आदान प्रदान कर रहा है, करते समय ज्ञान को किस रूप में बांट रहा है, वह छात्रों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हुए कक्ष में अपनी बातों को रख रहा है, इन सभी चीज़ों का जो निरीक्षण, परीक्षण और उसका निदान जो है, यह सब सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रकार का प्रशिक्षण है। यह पूर्व या सेवा के दौरान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण प्रभाव को विकसित करने में सक्षम है। अत्यंत व्यक्तिगत प्रकार है यह। शिक्षा का व्यक्तिगत प्रकार कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण। ठीक, तो इसके माध्यम से जो है हम शिक्षण को प्रभावी विकास करने में मदद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, यह वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अवलोकन में सहायक है, क्योंकि यह एक अवलोकन सीमा देता है। यह विभिन्न प्रकार के कौशल आत्मसात करने में सहायक है, जो कि एक सफल टीचर का आधार तय करता है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अवलोकन में सहायक है। किस प्रकार? क्योंकि यह एक अवलोकन की सीमा देता है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न प्रकार के जो कौशल आत्मसात करने के जो सहायक क्रियाएं होती हैं, उन सभी सहायक क्रियाओं को हम आधार पर, सफल टीचर के आधार पर ही उसको बना सकते हैं सफलता से, अन्यथा नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के लाभ के अंतर्गत एक बात बताई गई कि यह विभिन्न प्रकार के कौशल को आत्मसात करने में, मतलब चाहे वो पठन कौशल हो, लिखने की कौशलता हो या फिर सुनने की कौशलता हो, उन सभी के बारे में यह सूक्ष्म शिक्षण जो है उसको सहायता करता है, उसको आत्मसात करने की वह एक सीख देता है। क्योंकि कक्ष में यह खंडों में विभाजित किया जाने वाला एक सूक्ष्म शिक्षण का, एक सूक्ष्म अध्यापन का एक कार्य है। इसमें समय सीमा भी होती है, क्योंकि जैसे हम बड़ा पाठ पढ़ाते समय उसमें समय सीमा को उतना ध्यान नहीं रख सकते हैं, उसके कौन कौन से पहलुओं पर कितना समय दिया जाना चाहिए, ये न होने के कारण जो है हम वहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में ऐसी बात नहीं है। हम समय को ध्यान में रखते हुए उस पाठ को कितने विभागों में कैसे कैसे इकाइयों को बांटकर पढ़ना है, यह भी जो है हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत देखते हैं। और जो नए नए कौशल हैं, उन कौशलों को आधार बनाकर उन कौशलों को वह आत्मसात करने की कोशिश करते रहता है। और यह सब जो बातें हैं, वे सभी चीज़ें, वे सभी गुण एक सफल टीचर में निहित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन सारी प्रणालियों को जब तक आप याद नहीं रखेंगे, उन प्रणालियों का कोई मतलब ही नहीं जिससे कि यह एक सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में आत्मसात कराने की गुण उत्पन्न कराता हो। तो समय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा के लाभ हम देना चाहिए, यह अध्यापक पर निर्भर करता है। उसके पश्चात यह सामान्य कक्षा की जटिलताओं, जैसे कक्षा के आकार, कक्षा का समय और अनुशासन की समस्याओं को कम करता है। यानी ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं को समझकर उसकी जटिलताओं, यानी जो प्रॉब्लम्स आते हैं कक्ष में, उन जटिलताओं को कक्षा के आकार के साथ, कक्षा का समय और अनुशासन की समस्याओं को देकर। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न कैसे बन सकते हैं। प्रश्न को बनाते समय सूक्ष्म शिक्षण के लाभ के अंतर्गत कौन कौन से भागों को हम ले सकते हैं, जिनमें कक्षा का आकार, कक्षा का समय और अनुशासन की समस्या, इन सभी को हम ले सकते हैं।
तो प्रश्न बनाते समय किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बात याद रखना है, जो बातें हम बताते हैं उन बातों को प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करना है। जैसे हमने पहले अभी बताया था, विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, कौशलों को विकास करने में, चाहे वो 4 कौशल हो या फिर किसी एक कौशल को विकास करने में किन किन का योगदान होता है, उसमें एक सूक्ष्म शिक्षण का भी है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण से यह लाभ होता है कि विभिन्न प्रकार के कौशलों को हम यहाँ पर आत्मसात करते हैं, और इसी कारण यहाँ पर बताया गया है कि यह मीन्स सामान्य शिक्षण, या माफ़ कीजिए सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण सामान्य कक्षा की जटिलताओं, एक नॉर्मल जो कक्ष है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कक्षा का आधार सफिशिएंट न होने के कारण भी छात्रों को पढ़ने की सुविधा नहीं होती है। कक्षा का समय भी जो है, समय समय पर यदि कोई नहीं आता है तो भी बच्चे जो है निरस हो जाएंगे। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह बात है, अनुशासन की समस्या। डिसिप्लिन यदि छात्र में हो तो वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो कक्षा का आधा आकार हो, कक्षा का समय हो या अनुशासन की समस्या हो, इन सब को जब तक हम पूरा नहीं करते, यानी इन सब को जानकर, इन सब का परीक्षण करके जब हम नहीं करते हैं, तब जो है इन सूक्ष्म शिक्षणों का विकास यहाँ पर संभव होता है। इसलिए अनुशासन की व्यवस्था का भी यहाँ पर बहुत लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नों का जो स्वरूप है, प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का जो शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वह किन किन विभागों में किया गया है, जो कि हमें पाठ्यक्रम में दिया गया था। तो उसमें हमने इस दूसरे भाग में यह देखा कि इकाई योजना क्या है, उपकरण कौन कौन से हैं उसके लिए, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, इन सभी का हम वर्णन करते हुए कक्ष में चलाए जाने वाले पठन पाठन की क्रिया को हम लोग सफलता से बना सकते हैं। तो ये जो उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य के जो वर्गीकरण है, इन वर्गीकरणों के आधार पर हम किसी भी पाठ को आसानी से समझा सकते हैं, चाहे वो पाठ्य योजनाओं से संबंधित हो या फिर गद्य पद्य किसी भी पाठ से संबंधित हो। उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम इन पाठों को आसानी से समझा सकते हैं। तो आज हमने दूसरे भाग में, यानी शिक्षण उद्देश्यों के जो वर्गीकरण है उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था। पहले भाग में पाठ्य योजनाएं, उससे संबंधित बातें बताई गई, और दूसरे भाग में इकाई योजनाएं और उससे कई बातों को दिखाई गई। अगली कड़ी में हम फिर से एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि यह जो बातें हैं, सूक्ष्म शिक्षण या फिर कक्ष के जो वर्गीकरण होते हैं उसमें 2 विभागों को पढ़कर हमने दिया। पहले भाग में पाठ्य योजना से संबंधित, दूसरे भाग में इकाई योजना से संबंधित हमने अध्ययन किया। एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।